हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो भी बेसिक पॉइंट थे उनको कल समझ लिया था। आपने कल वाली क्लास देख ली होगी और अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में उस क्लास को भी ऐड कर दिया गया है, वहां से जाकर के आप उस क्लास को देख सकते हैं। कल हमने यहाँ तक समझ लिया था कि जो वर्तमान संविधान है उसमें 6 प्रकार के कुल मूल अधिकार वर्तमान में मौजूद हैं। इसके अलावा मूल संविधान जो था उसमें 7 प्रकार के कुल मौलिक अधिकार पाए जाते थे। ये सारी बातें कल की क्लास में हमने समझ ली थी। आज हमें मूल अधिकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो समझने हैं। तो देखिए, पहला जो प्रकार हमने देखा था उसे देखा था समता या समानता का अधिकार, और उसमें 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल्स को शामिल किया गया था। तो आज हम 14 से लेकर के 18 तक के जितने भी आर्टिकल हैं उनको डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा हमने कल ये भी देखा था कि 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो 12, 13 से लेकर के हम 18 तक के आर्टिकल्स को समझेंगे और इसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार समझेंगे। बाकी सारी बातें हमने पिछली क्लासेस में समझ रखी हैं कि कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे, क्या हमारा तैयारी करने का शेड्यूल होगा। तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। GKGS फॉर UPSI 2025 नाम से इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप सभी पुरानी वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज हमें समझना है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 18 तक कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी बातें की गई हैं। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपसे प्रश्न कभी भी नहीं पूछा जाता है, बस इतना याद रख लीजिए कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। फिर आर्टिकल 13 में 2 तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। एक सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। तो इन दोनों सिद्धांतों को आपको समझना है कि इनमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। देखिए, आच्छादन के सिद्धांत में ये कहा गया है कि अगर कोई कानून 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुआ था या बनाया गया था और वह कानून किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार का हनन करता है तो वह अप्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूरा कानून ठीक है लेकिन उसका कोई एक हिस्सा मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार का हनन करता है तो उस हिस्से को अप्रभावी कर दिया जाएगा। इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में केस करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट जांच करके ये देखेगी कि क्या सच में कोई कानून या कानून का कोई एक हिस्सा मौलिक अधिकारों का यानी मूल अधिकारों का हनन करता है। फिर इसके बाद ये कानून अप्रभावी हो जाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 3 तलाक। 3 तलाक महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन करता था। सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो ने केस किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस की जांच की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून असंवैधानिक है, यह महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन करता है। तो संसद ने इसके लिए बाद में विधि बनाई या कानून बनाया और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो आच्छादन का सिद्धांत आप समझ गए। 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई कानून बनाया गया था और वो कानून किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है या उसका कोई एक हिस्सा अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो वो अप्रभावी हो जाएंगे। दूसरा सिद्धांत जो आर्टिकल 13 में दिया गया है वह है पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर सरकार 26 जनवरी 1950 के बाद यानी संविधान लागू होने के बाद कोई कानून बनाती है और उस कानून के द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या इस कानून का कोई एक हिस्सा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए सरकार ने एक कोई कानून बनाया जिसमें 10 पॉइंट लिखे गए हैं। अब ये पूरा कानून ठीक है लेकिन इसका ये पॉइंट मान लीजिए किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है या किसी व्यक्ति से उसके मूल अधिकारों को छीनता है तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया जाएगा और ये जो हिस्सा है ये समाप्त कर दिया जाएगा, बाकी कानून एज इट इज बना रहेगा। तो ये हिस्सा अप्रभावी या समाप्त कर दिया जाएगा, बाकी ये जो कानून है वो एज इट इज बना रहेगा। लेकिन अगर पूरा कानून ही किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो फिर इस पूरे के पूरे कानून को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 14 में लिखा गया है विधि के समक्ष समानता
और विधियों का समान संरक्षण। तो देखिए आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो पहली बात लिखी गई है वह है विधि के समक्ष समानता। इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा विधियों के समान संरक्षण को यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है? विधि के समक्ष समता का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा या इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान तरह के कानून होंगे। लेकिन इसमें एक बात और लिखी गई है कि समान स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए कानून समान प्रकार का होगा या समान स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए समान कानून होगा। और इस अवधारणा को ब्रिटेन से लिया गया है और इसके दो एक्सेप्शन हैं, यानी इसके दो अपवाद भी हैं। पहला राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल। राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए समान तरह के कानून नहीं होंगे, यानी जो कानून नागरिकों के लिए है वैसा ही सेम कानून राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं दी जा सकती है। इसलिए क्योंकि देखिए आपको पता है राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति रखता है और राज्यपाल आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति रखता है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर कितनी भी बड़ी से बड़ी सजा दी गई है उस सजा को राष्ट्रपति और राज्यपाल माफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कोई अपराध किया और इनको सजा दी गई, तो ये अपनी सजा अपने आप ही माफ कर लेंगे आर्टिकल 72 के तहत और आर्टिकल 161 के तहत। इसलिए इनको किसी भी प्रकार की सजा इनके कार्यकाल के दौरान नहीं दी जा सकती। लेकिन जब ये अपने कार्यकाल से मुक्त हो जाएंगे, इनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी अपराध के लिए इनको सजा दी जा सकती है। दूसरी बात आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति होता है और राज्यपाल होता है वो कोई भी काम अपनी स्वेच्छा से या अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, उन्हें कैबिनेट की सलाह पर काम करना पड़ता है। तो अगर वो सारे काम कैबिनेट की सलाह पर करते हैं तो फिर उन्हें उनका उत्तरदायित्व तो नहीं है। अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनको इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए इनको एक्सेप्शन रखा गया है आर्टिकल 14 के तहत। तो विधि के समक्ष समता या समानता आप समझ गए होंगे। अब हमें समझना है विधियों का समान संरक्षण। ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता में हमने समझा था कि समान स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए समान तरह का कानून होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति असमान स्थिति में रहा है तो उसके लिए सरकार कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकती है, यानी उसके लिए अलग तरह के कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए महिलाएं हैं या पिछड़ी जातियां हैं, इनके साथ हमेशा से भेदभाव किया गया है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत कम अधिकार हमेशा से प्राप्त रहे हैं। उनके पास पढ़ने की आजादी नहीं थी, वो कहीं भी आ जा नहीं सकती थी स्वतंत्रता पूर्वक। उन्हें किसी भी तरह के व्यवसाय करने की आजादी नहीं थी। चार दीवारी में उन्हें बंद करके रख दिया गया था। तो महिलाओं के अधिकार पुरुषों की तुलना में बहुत कम थे और आज भी देखिए सामाजिक तौर पर महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। उनकी कंडीशन आज भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। आज भी आप गांव में जाकर देखिए महिलाओं को किसी तरह का कोई सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं है। आज भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो यहाँ तक घूंघट करके रखें, अपना फेस छिपा कर रखें। और देखिए किसी भी इंसान का पहचान पत्र उसका फेस होता है, उसका आधार कार्ड नहीं होता है। इसीलिए आधार कार्ड में उसकी फोटो लगाई जाती है और आप किसी इंसान को पर्दा करवा करके उसकी पूरी की पूरी पहचान उससे छीन लेते हैं। शहरों में महिलाओं की स्थिति फिर भी थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन गांव में आप जाकर देखिए अगर कोई शादी समारोह हो रहा होगा, वहां पर कुछ औरतें इकट्ठा होंगी तो उनमें से आप अपनी मम्मी को भी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि वहां पर किसी भी औरत को अपना फेस दिखाने की इजाजत ही नहीं होती है। वहां पर आपको कई तरह के कलरफुल घूंघट दिखाई देते हैं जिनमें से किसी को भी पहचान पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो देखिए आज के पढ़े लिखे समाज में भी महिलाओं के साथ मान्यताओं के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर, संस्कारों के नाम पर खुशी खुशी बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। लेकिन आप सोचिए आज से 75 साल पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी शोषित और वंचित वर्गों के लिए सोचा और उनके अधिकारों की बात संविधान में रखी। इसीलिए अगर आप महिला हैं या आप दलित हैं तो आपको विशेष श्रद्धा रखनी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, क्योंकि आपसे धर्म और धर्म के ठेकेदारों ने जितने भी अधिकार छीने थे वो सब आपको वापस लौटा कर दिए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो देखिए आपको आर्टिकल 14 समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 में कहा गया है
कि राज्य या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे देखिए, अभी आप प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप महिला हैं तो वहां पर जाकर स्नान नहीं कर सकती, या किसी विशेष धर्म का कोई व्यक्ति है हिंदू धर्म के अलावा तो वहां पर नहीं जा सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी सरकार किसी भी सार्वजनिक जो स्थान है, जैसे सड़क है, तालाब है, सिनेमा घर है, मॉल है, इन सभी में किसी भी व्यक्ति पर धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती या भेदभाव नहीं कर सकती है। इसके अलावा कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए, सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। यह साधारण भाषा में इसे ही कह दिया जाता है कि अगर कोई शोषित वर्ग है या कोई वंचित वर्ग है जिसके साथ वर्षों से सामाजिक और आर्थिक तौर पर या सामाजिक और शैक्षिक तौर पर भेदभाव होता आया है, उसे सरकार कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकती है। इसीलिए देखिए, आर्टिकल 15 में ही ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया गया है। और देखिए, आरक्षण की बात आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में की गई है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाए तो आर्टिकल 15 के तहत शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है, और अगर लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन में या सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 15 में। और अगर लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की बात की गई है। अब देखिए, आरक्षण होना चाहिए या आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, इस पर अपनी अपनी राय हो सकती है। अब देखिए, आरक्षण होना चाहिए या आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, इस पर सभी की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन अगर आरक्षण गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया होता, या मूल अधिकारों से या संविधान से ही इसे खत्म कर दिया गया होता, समाप्त कर दिया गया होता। लेकिन अभी तक ये संविधान में और उसके अंदर भी मूल अधिकारों में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि आरक्षण सही है और इसे होना चाहिए। और वैसे भी अगर किसी वर्ग को सालों साल तक उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनके साथ भेदभाव किया गया है, उन्हें शोषित किया गया है, उनके सामाजिक और शैक्षिक अधिकार उनसे छीने गए हैं, तो उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तथाकथित ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हुए लोग कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है किसी को कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो फिर उनकी पीढ़ियों ने बाकी वर्गों का शोषण करके जो भी संपत्ति अर्जित की है, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि उन्हें ये संपत्ति सभी वर्गों में जो भी शोषित हैं, जिनको आरक्षण दिया जा रहा है, उनमें विभाजित कर देनी चाहिए, बांट देनी चाहिए। संविधान का आर्टिकल 15 आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आर्टिकल 16 में लिखा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें अवसर की समानता होगी, उनमें सभी वर्गों को, सभी लिंग के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसी भी आधार पर इसमें भेदभाव सरकार नहीं करेगी। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है आर्टिकल 16 में, और आर्टिकल 16 में भी सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी बात की गई है। इसे ही साधारण भाषा में आरक्षण कहा जाता है। पहले देखिए, संविधान में ये लिखा गया था कि आरक्षण जाति, लिंग और मूल निवास या जन्म स्थान के आधार पर ही दिया जाएगा। इसमें कौन कौन से आधार रखे गए थे, तो जाति, लिंग और मूल निवास या जन्म स्थान, इन 3 आधारों पर ही किसी व्यक्ति को आरक्षण देने की बात संविधान में की गई थी। लेकिन आपको पता है 2019 में एक संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने की बात संविधान में कह दी गई, और इसी के आधार पर EWS यानी जो सामान्य वर्ग है उसको 10% का आरक्षण वर्तमान में लोक नियोजन में दिया जाता है, यानी सरकारी नौकरियों के लिए दिया जाता है। आप सबको पता है कि ये आप समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 17 को समझते हैं। आर्टिकल 17 में लिखा है अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन।
तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन की बात की गई है, यानी इसे समाप्त करने की बात की गई है। अब देखिए, संविधान में कहीं पर भी छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है कि किसे छुआछूत या जो अस्पृश्यता है वो कहा जाएगा, लेकिन ये सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि पहले जाति के आधार पर ही अस्पृश्यता या छुआछूत समाज में व्याप्त थी। तो जाति के आधार पर किसी के साथ अस्पृश्यता या छुआछूत की प्रैक्टिस करने के लिए संविधान के आर्टिकल 17 में रोक लगाई गई है। अब इसके लिए समय समय पर संसद ने कानून बनाए हैं। 1955 में पहला कानून बनाया गया था, जिसे अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 कहा गया। इसके अलावा 1989 में अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। तो अब तक 2 एक्ट या 2 कानून इससे संबंधित संसद ने बनाए हैं। आर्टिकल 18 में लिखा गया है उपाधियों के अंत के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकता है, सिवाय शिक्षा और सैन्य से संबंधित जो उपाधियां होती हैं उनसे। शिक्षा से संबंधित जैसे बहुत सारे पीएचडी होल्डर जो होते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, या जो डॉक्टर होते हैं वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, और इसके अलावा वकील जो होते हैं वो अपने नाम के आगे एडवोकेट लगाते हैं। तो ये शिक्षा से संबंधित उपाधियां रखी जा सकती हैं। और सैन्य उपाधियां जो होती हैं जैसे मेजर है, कर्नल है, ये भी लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो ये सैन्य उपाधियां या सैन्य रैंकिंग भी रखी जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी को कोई नेशनल अवार्ड मिला है, जैसे भारत रत्न किसी को दिया गया है, या पद्मश्री या पद्म विभूषण या पद्म भूषण किसी को दिया गया है, तो वो अपने नाम के आगे इसे उपाधि की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा राय बहादुर, सर और नाइटहुड जैसी बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी, तो उनका भी अबोलिशन कर दिया गया, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। तो देखिए, हमने समानता या समता के अधिकारों को समझ लिया। उसमें हमने आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक के सभी आर्टिकल्स को समझा था। अब हमें समझना है स्वतंत्रता के अधिकार को। स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं। तो देखिए, आर्टिकल 19 के 1 में लिखा हुआ है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सरल भाषा में आपको बोलने की आजादी आर्टिकल 19 के 1 में दी गई है। आर्टिकल 19 के 2 में लिखा गया है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्ण तरीके से और निरायुध यानी बिना हथियारों के आप किसी भी स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं। लेकिन अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है या देश में कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो फिर आपका ये मूल अधिकार आपसे छीन लिया जाता है। ये सभी बातें हम बाद में समझेंगे। आर्टिकल 19 के 3 में लिखा हुआ है संघ, समूह या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। तो देखिए, संघ या समूह किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन को कहा जाता है। तो कोई भी राजनीतिक संगठन बनाने की और कोई भी आर्थिक संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के 3 के तहत। सहकारी समितियां साझे आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं, और संघ समूह कहा जाता है राजनीतिक संगठनों को या राजनीतिक जो समूह होते हैं उनको। तो सहकारी समितियों को इसमें 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। पहले जो मूल संविधान था उसमें सहकारी समितियों का जिक्र कहीं पर भी नहीं था। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे संविधान में आर्टिकल 19 के 3 के अंतर्गत जोड़ा गया। और सहकारी समितियों का एग्जाम्पल है अमूल, जैसे आपने सुना होगा अमूल दूध कंपनी जो है वो सहकारी समितियों का ही एक उदाहरण है। आर्टिकल 19 के 4 में लिखा है आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप देश के अंदर कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं और घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 का 5 कहता है कि निवास की स्वतंत्रता है, यानी देश के अंदर कोई भी नागरिक जो होगा वो कहीं पर भी बस सकता है, निवास कर सकता है। अब देखिए, आर्टिकल 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दी गई हैं। हमने पहले पार्ट में समझा था कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको सिर्फ नागरिकों को दिया गया है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये इनके अंतर्गत जो भी बातें कही गई हैं वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। तो यहाँ पर जितने भी अधिकार लिखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं।
तो देश के अंदर कहीं भी निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता नागरिकों के लिए है, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। आर्टिकल 19 के 6 में लिखा गया है, कोई भी व्यवसाय या कोई भी आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों को दी जाएगी। अब आर्टिकल 20 को समझते हैं। आर्टिकल 20 में लिखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये क्या होता है? देखिए, इसमें 3 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट लिखा गया है, जिस समय अपराध हुआ है उस समय की विधि या कानून के तहत ही अपराधी को सजा दी जाएगी। जैसे देखिए 2011 में निर्भया केस हुआ था, उसमें 5 अपराधी थे और उनमें सबसे छोटा या सबसे कम उम्र का जो अपराधी था उसने सबसे जघन्य अपराध किए थे, लेकिन फिर भी उसे बहुत सम्मान के साथ बहुत सारे उपहार दे करके जेल से विदा कर दिया गया। उसे फांसी की सजा बाकी 4 जो अपराधी थे उनके हिसाब से नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि तब जुवेनाइल एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम और 18 साल से अधिक के व्यक्तियों के लिए समान तरह की सजा किसी सेम अपराध के लिए नहीं दी जा सकती थी। यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को नाबालिग माना जाता था। ये माना जाता था कि उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वह चीजें समझ पाए, इसलिए उसको वयस्कों की तरह की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन 2013 में जुवेनाइल एक्ट में संशोधन किया गया और इसमें कह दिया गया कि अगर 16 से 18 वर्ष के बीच का कोई व्यक्ति किसी जघन्य अपराध में शामिल है तो उसे भी 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की तरह की ही सजा दी जाएगी। अब देखिए 2013 में जुवेनाइल एक्ट में संशोधन हो चुका था। इसके हिसाब से 16 से 18 वर्ष के बीच में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने जघन्य अपराध किया है तो उसे भी वयस्कों की तरह की सजा देने की बात कही जा चुकी थी। लेकिन क्योंकि निर्भया केस 2011 में हुआ था, इसलिए 2013 के बाद इन जो निर्भया केस के अपराधी थे उनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन निर्भया केस के अंदर जो ये 16 साल से 18 साल के बीच का अपराधी शामिल था, इसे फांसी नहीं दी गई, क्योंकि जब इन्होंने ये अपराध किया था उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था। तो इसमें यही बात की गई है कि जिस समय अपराध हुआ है उस समय की विधि या कानून के तहत ही किसी अपराधी को सजा दी जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। यानी अगर किसी को एक बार सजा दी गई है किसी अपराध के लिए, हमने पहली क्लास में ये बात समझी थी, तो उसे दोबारा एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दी जाएगी। फिर आर्टिकल 20 में जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा गया है, अपराधी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी और एक अपराध के लिए किसी अपराधी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके फिंगरप्रिंट उसकी इजाजत के बिना लिए जा सकते हैं। उसका डीएनए टेस्ट उसकी इजाजत के बिना किया जा सकता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। उसका फिंगरप्रिंट और उसका डीएनए टेस्ट उसकी इजाजत के बिना किया जा सकता है ताकि जांच में सहायता मिल सके। तो हमने आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 20 तक सभी आर्टिकल्स को अच्छे से समझ लिया। अब इसके आगे के आर्टिकल्स को हम कल की क्लास में समझेंगे।